आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि आपका 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2022 के, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड इसके साथ साथ जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे जो क्वेश्चन के पार्ट्स दे रखे हैं, मतलब ए से लेकर के हमारे पास जे तक पार्ट, ए बी सी डी ऐसे करके हमारे पास जे तक जो है टोटल पार्ट्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होते हैं आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखिए कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वह है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग 7, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ 7 क्वेश्चन है, ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके हमारे पास 7 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उनके करेक्ट आंसर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहला है यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट है, क्या है हमारा एक स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। एंड स्टेटमेंट में क्या है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए फंक्शन over any surface bounded by a closed path is equal to the line integral of a particular vector function round the path, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन जब आप इसको पढ़ोगे तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे 2 कीवर्ड्स है, ठीक है। एक तो पहला है कि आप यहाँ देखोगे कि पहले में क्या कर रहा है कि कर्ल ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कर्ल ऑफ ए फंक्शन ओवर एनी सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए पार्टिकुलर वेक्टर फंक्शन राउंड द पाथ, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वह ये बता रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड वॉल्यूम एंड कर्ल ऑफ ए फंक्शन एंड सरफेस इंटीग्रल, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, बिकॉज सरफेस यहां पे दे रखा है, सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज पाथ इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ए पार्टिकुलर, ठीक है। तो यहां से आपको रिलेशनशिप पता चल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो अच्छे बताओ आप लोग कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा क्या सही ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप होता है लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल का, वह जनरली कौन बताता है। चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है हमारा क्या है, गॉस लॉ, ठीक है। तो देखो, गॉस लॉ जो एक्चुअल में होता है हमारा, वह क्या बताता है, तो गॉस लॉ जो हमारा एक्चुअल में होता है, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल में गॉस लॉ होता है वह रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच, तो सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, ठीक है। गॉस लॉ किसके बीच रिलेशन बताता है, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे लॉ क्या बताता है, तो फैराडे लॉ जो हमारा बताता है, तो फैराडे लॉ भी हमारा, अगर इसको आप मैक्सवेल के टर्म्स में देखोगे तो जो फैराडे लॉ होता है हमारा, वह ये बताता है कि जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस का, ठीक है, क्लोज सरफेस का, वह इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, ठीक है, एंड इंटीग्रल बी डॉट डी एस होगा, ठीक है। तो यहां से मैंने फैराडे लॉ को भी देख लिया, ठीक है। एंड फैराडे लॉ में जो आपको माइनस साइन दिखता है, वह माइनस साइन हमको किसको शो करता है, तो लेंज लॉ को बताता है, ठीक है। अब हमारे पास बच गया स्टोक्स, ठीक है, स्टोक्स लॉ। तो देखो यहाँ पे जो हमारा स्टोक्स लॉ होता है, जो हमारा स्टोक्स लॉ होता है, ठीक है, जो हमारा स्टोक्स लॉ होता है, तो स्टोक्स लॉ क्या बताता है हमारा, तो स्टोक्स लॉ हमारा बताता है रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू यहाँ पे हम सरफेस की बात करें तो हमारा सरफेस कैसा होगा, क्लोज सरफेस होगा, ठीक है, एंड कर्ल एफ डॉट
ds, ठीक है, कर्ल f डॉट ds, ठीक है। तो जो हमारा स्टोक्स थ्योरम होता है ये किसको शो कर रहा है, तो लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल का जो रिलेशनशिप होगा वो हमारा स्टोक्स थ्योरम बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है, हमारा क्वेश्चन नंबर ए का जो स्टेटमेंट है वह हमारा जो है किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो ये हमारा स्टोक्स लॉ की तरफ इशारा कर रहा है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सेकेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इन चीजों को देख सकते हो कि गॉस लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन surface integral and volume integral, and similarly Stokes theorem give the relationship between line integral and surface integral, and Faraday law give the relationship between electric field and magnetic field, ठीक है। दोनों का इंटीग्रल जो हमारा रिलेशनशिप है वो क्या बता रहा है, हमारा फेराडे लॉ बता रहा है। एंड जब हम माइनस साइन की बात करेंगे जो कि हमारा फेराडे लॉ में जो आता है, एंड वह माइनस साइन हमारा क्या होगा, तो वह माइनस साइन हमारा लेंज लॉ को बताएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ए का जो ऑप्शन है वो क्लियर चल गया होगा पता। अब देखो इस बार अगर परीक्षा में पूछ ले, इसी स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि यहाँ पे आपको दे देगा कि रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वहां पे फिर आप क्या टिक करोगे, तो वहां पे आप फिर गॉस लॉ को टिक करोगे। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। एंड गॉस लॉ किसको बताता है, तो गॉस लॉ हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम को बताता है, ठीक है। तो जो गॉस लॉ होता है वो हमको किसको बताता है, तो गॉस लॉ जो होता है हमको डाइवर्जेंस थ्योरम को बताता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस लॉ किसको बताता है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम को बताता है। तो ये आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है वो क्या कह रहा है, तो आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेथड ऑफ इमेज, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेथड ऑफ इमेज, कहने का मतलब देखो मेथड ऑफ इमेज क्या होता है, तो देखो मेथड ऑफ इमेज हमारा एक तरह का सिमेट्रिकल व्यू होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल व्यू होता है, जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वाड्रेंट बना दिया। जैसे आप यहाँ पे ज्यूम कर सकते हो कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक चार्ज को ले लिया एंड ये हमारा पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया प्लस क्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट चार्ज को कंसीडर कर लिया जो कि हमारा है प्लस क्यू, एंड मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया हुआ है। अब देखो मेथड ऑफ इमेज की वजह से, ठीक है, ये जो चार्ज आपको दिखेगा, ठीक है, मेथड ऑफ इमेज की वजह से ये जो चार्ज आपको दिखेगा, तो ये चार्ज आपका जो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, ठीक है। ये जो चार्ज होगा आपको कुछ इस तरीके से आपको सिमेट्रिकल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जो चार्ज आएगा वो भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो चार्ज आएगा आपका माइनस क्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो चार्ज हमारा क्वाड्रेंट 1 में है, ठीक है, तो उसका जो मिरर इमेज बन रहा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, वह सिमिलर मिरर इमेज बन रहा है, बट वहां पे जो साइन है हमारा क्या है, वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मेथड ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखो मेथड ऑफ इमेज का जनरली हम लोग काम क्या करते हैं, तो इसका ऑप्शंस को आप एक बार पढ़िए। तो ऑप्शंस ए कह रहा है, हमारा पहला ऑप्शन बता रहा है कि इजी अप्रोच, ठीक है। जब आप मेथड ऑफ इमेज यूज करोगे तो हमारा जो अप्रोच हो जाएगा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से हम सिमेट्रिकल चार्ज को देख सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओवरऑल जो हमारे पास इक्विवेलेंट चार्ज होगा उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी अप्रोच हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है क्या है, बाउंड्रीज आर रिप्लेस बाय चार्जेस, ठीक है, बाउंड्रीज आर रिप्लेस बाय चार्जेस। तो देखो बाउंड्रीज को हम लोग चार्ज से रिप्लेस करते हैं, देखो ऐसी बात नहीं है, बाउंड्रीज को आप चार्ज से नहीं रिप्लेस कर सकते, बिकॉज अगर बाउंड्री हमारा मान लो कि कंडक्टर बाउंड्री है, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री है, डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री है, ठीक है, तो वहां पे आप चार्ज को उस बाउंड्री से रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम थर्ड जो हमारा ऑप्शन है उस पे आते हैं, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, बाउंड्री आर रिप्लेस बाय इमेज, ठीक है, बाउंड्री आर रिप्लेस बाय इमेज, ठीक है, बाउंड्री आर रिप्लेस बाय इमेज। तो देखो बाउंड्रीज जो होती है ना उसको आप डायरेक्टली इमेज से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो बाउंड्री है वो हमारा मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करेंगे कंडक्टर बाउंड्री की, तो हमारा जो मीडियम 1 होगा उसमें भी कंडक्टर होगा, मीडियम 2 होगा उसमें भी कंडक्टर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्रीज की, तो वहां पे मीडियम 1 जो होगा उसमें कंडक्टर होगा एंड जो मीडियम सेकेंड होगा उसमें हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा, एंड देन हम लोग वहां से क्या करेंगे, उसकी बाउंड्री कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं,
है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। अब ऑप्शन फोर्थ पे आते हैं, तो क्या है हमारा, कैलकुलेशन विथ पॉइजन्स एंड लैप्लास इक्वेशन, ठीक है, पॉइजन्स एंड लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जो हमारा एडवांटेज होता है मेथड ऑफ इमेज का, ठीक है, तो उसका जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं पॉइजन्स एंड लैप्लास इक्वेशन से यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखो पॉइजन्स इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, इसका जो एप्लीकेशंस होता है वह डिफरेंट होता है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन हमारा डिफरेंट होता है। एंड जो हमारा यहाँ पे मेथड ऑफ इमेज है वह अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है उससे कोई लेना देना इसको नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिकली इसका मेथड हम लोग यूज करते हैं, मेथड ऑफ इमेज, जिसके थ्रू हम लोग चार्ज को सिमेट्रिकल व्यू में देखते हैं क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, एंड वहां से हम लोग इक्विवेलेंट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एंड इसी का यूज हम लोग कूलॉम्स लॉ का हेल्प से इक्विवेलेंट फोर्स निकालने के लिए करते हैं, जैसे F12 F21, ठीक है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज B या फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट जो निकालते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा अप्रोच होता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जो हमारा अप्रोच हो जाता है वो क्या हो जाता है, इजी होता है। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वह हमारा इजी अप्रोच होगा, ठीक है। एंड इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिख देता हूं, ठीक है, इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्रीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्रीज। हेलो काजल, प्लीज अवेलेबल करा दीजिए। हो जाएगी अवेलेबल। अभी जो मैं लेक्चर करवा रहा हूं ना, इसको आप लोग लाइव एंजॉय कीजिए, ठीक है। बाकी का जो कंटेंट है वो आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इस लिंक को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ठीक है, जो कोई भी लाइव है अभी, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो इस लिंक को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जो भी फोर्थ सेमेस्टर में आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी सहपाठी हैं आपके, तो उनको आप इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वह इस लेक्चर का हेल्प ले पाए, ठीक है, इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्रीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्रीज वैल्यूज problem are difficult if Poissons and Laplace equation, ठीक है, if Poissons and Laplace equation is solved डायरेक्टली, ठीक है, but method of image help us to solve problem without the equation, that is done by replacing boundary surface
with boundary surface with appropriate image charge, appropriate image charge। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। जो भी बच्चे लाइव है वह इस लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी लेक्चर का आनंद उठा पाए, ठीक है। सर 7 सेमेस्टर का करवाना PYQ, करवा देंगे 7 सेमेस्टर का, ठीक है। अभी 4th सेमेस्टर का चल रहा है आपका, तो 7 सेमेस्टर का PYQ भी आपका एप्लीकेशन पे आएगा एंड यूट्यूब पे भी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे यूट्यूब पे भी आएंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देखिए कि क्या क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेथड ऑफ इमेज। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्रीज वैल्यू होती है, ठीक है, वह काफी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। अगर हम पॉइजन्स का इक्वेशन का एंड अगर हम लैपलास इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बाउंड्री की जो इक्वेशन हो जाएगी वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एंड इस वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ इमेज का यूज करते हैं। इस वजह से मेथड ऑफ इमेज का यूज करते हैं विदाउट द इक्वेशन, ठीक है। एंड दैट इज डन बाय रिप्लेसिंग द बाउंड्री सरफेस विथ एप्रोप्रिएट इमेज चार्ज, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वजह से जो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, वह होगा इजी अप्रोच, ठीक है। तो कहने का मतलब मेथड ऑफ इमेज का हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, चाहे वह हमको पॉइजन्स निकालना हो, लैपलास इक्वेशन निकालना हो, चाहे वह हमको इक्विवेलेंट चार्ज निकालना हो, चाहे हमको इक्विवेलेंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? अगर आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिखिए कमेंट सेक्शन में। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से यस लिखिए अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है, ठीक है, 1 का जो सी है आपका क्या है, द लॉस टेंजेंट इज आल्सो रेफर टू एज, लॉस टेंजेंट इज आल्सो रेफर टू एज। तो देखो बच्चे लॉस टेंजेंट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट ये है लॉस टेंजेंट। अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तो लॉस टेंजेंट जो टर्म्स है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि द लॉस टेंजेंट, ठीक है। तो लॉस टेंजेंट होता क्या है सर, ठीक है। तो देखो बच्चे जो लॉस टेंजेंट होता है, ठीक है, तो लॉस टेंजेंट जो होता है हमारा, इट इज ऑल्सो known as dissipation ratio। डेसिपेशन रेशियो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसको हम लोग डेसिपेशन रेशियो भी कहते हैं, इसको हम लोग डेसिपेशन रेशियो भी बोलते हैं, किसको, लॉस टेंजेंट को, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इस बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे कि द डेसिपेशन रेशियो इज रेफर्ड एज, लॉस टेंजेंट के जगह पे वो डेसिपेशन रेशियो लिख दे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इट इज नोन एज डेसिपेशन रेशियो। एंड दूसरा पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है कि इट रिप्रेजेंट द डेसिपेशन ऑफ electromagnetic energy of
डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो देखो जो लॉस टेंजेंट होता है वह जनरली बताता है कि हमारा कितना डिसिपेशन हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, किसमें, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, तो देखो बच्चे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है बेसिकली वो हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे बेकेलाइट हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल में आते हैं, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहां ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डिसिपेशन हो रहा है वह कौन बताता है, तो वह हमारा लॉस टेंजेंट बताता है। एंड लॉस टेंजेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो लॉस टेंजेंट को ही हम लोग डिसिपेशन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। लॉस टेंजेंट को क्या बोलते हैं, डेसिपेशन रेशियो बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेसिपेट हो रहा है, खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग यहां से देखते हैं, पावर ट्रायंगल से देखते हैं। तो चलो यहां पे हम एक डायग्राम बनाते हैं जो कि हमारा क्या है, एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है। तो देखो यहां पे जब आप इसका डायग्राम देखोगे, ठीक है, जब आप यहां पे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है एंड यहाँ पे रियल पार्ट है। तो देखो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है आर ई मतलब रियल पार्ट, ठीक है, जो कि हमारा एक्स एक्सिस के क्रॉस है, एंड इमेजिनरी आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट जो कि हमारा वाई एक्सिस के क्रॉस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन को यहाँ से ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ है एंड एक्स एक्सिस की तरफ आप देखोगे, ठीक है, जब आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस के क्रॉस जो हम लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, रो इंटू ई होता है। एंड जब आप इसी को वाई एक्सिस के अलोंग देखोगे तो यहाँ पे ओमेगा अपसिलॉन एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ई आता है, ठीक है, ओमेगा अपसिलॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई आता है। अब देखो बच्चे इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे tan डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें आप tan डेल्टा निकालोगे तो सर tan डेल्टा मतलब क्या हो गया कि हमारा एंगल हो गया, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब क्या है, हमारा लॉस एंगल है। तो जब आप इसमें tan डेल्टा की वैल्यू निकालोगे तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पे जब आप tan डेल्टा की वैल्यू लिखोगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, देखो इसके लिए आप जब लिखोगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर जो है हमारा रियल एक्सिस वाला है, तो हमारा रो सिग्मा एप्सिलॉन ई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ओमेगा एप्सिलॉन मॉड ई, ठीक है, क्या आ जाएगा, ओमेगा एप्सिलॉन मॉड ई आ जाएगा। एंड यहाँ से आप देख रहे हो कि मॉड ई से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan डेल्टा एंड दिस विल इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ओमेगा एंड एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे सिग्मा क्या है, तो सिग्मा हमारा कंडक्टिविटी है, सिग्मा क्या है हमारा कंडक्टिविटी है, एंड ओमेगा क्या है हमारा रेडियन पर सेकेंड, मतलब ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड जो हमारा एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो सर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग परमिटिविटी बोल सकते हैं। एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स आपका क्लियर हो गया होगा, ये टर्म्स आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां से हमको पता चल रहा है कि लॉस टेंजेंट इज आल्सो रेफर्ड एज, ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो कि लॉस टेंजेंट का मतलब हमारा जो होगा वह हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो देखो एटीन्यूएशन, अब देखो एटीन्यूएशन क्या होती है, ठीक है, तो सर एटीन्यूएशन जो होता है हमारा, एटीन्यूएशन जो हमारा होता है इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड अल्फा बराबर होता है नेपर पर यूनिट मीटर, नेपर पर यूनिट मीटर, ठीक है, मतलब इसका जो यूनिट होता है नेपर पर यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, तो एटीन्यूएशन से हमारा लॉस टेंजेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप इसके फॉर्मूला में भी देखो यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं आ रहा है हमारा एटीन्यूएशन से, ठीक है। अब देखो प्रोपगेशन, तो प्रोपगेशन जो होता है उसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, एंड गामा की वैल्यू होती है कितना, तो r प्लस जे ओमेगा एल एंड
यहाँ पे G प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है, क्या होती है, G प्लस जे ओमेगा सी होती है, किसकी वैल्यू, प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग गामा बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, L इंडक्टेंस है, G क्या है, कंडक्टेंस है, एंड C क्या है, हमारा कैपेसिटेंस है, ठीक है। C क्या है, हमारा कैपेसिटेंस है। राधे राधे, ठीक है, आर्यन राधे राधे। आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास को, बाकी बच्चों को भी लिंक शेयर करो, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी आप लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। एंड मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए टॉपिक रिगार्डिंग, तो उसके आसपास के जो क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो वो भी डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। तो देखो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जो प्रोपेगेशन होता है वो क्या होता है, R प्लस जे ओमेगा एल प्लस G प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड जब आपका लाइन लॉसलेस दिया हो, कि जब हमारा लाइन लॉसलेस है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, R की वैल्यू को 0 कर दोगे, एंड जो हमारा कंडक्टेंस है उसको भी आप 0 कर दोगे, तो वहीं से हमारा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट L इंटू सी आ जाएगी, ठीक है। एंड ओमेगा का टर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। एंड देखो नेक्स्ट हमारा आता है पोलराइजेशन। तो देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सर पोलराइजेशन का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। देखो यहाँ से काफी सारे मैं यहाँ पे चारों ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कि चारों ऑप्शंस के बारे में अगर नहीं आपको पता है तो कम से कम उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो पोलराइजेशन क्या होता है, किसी बच्चे को नहीं पता होगा, ठीक है, बट यहाँ पे मैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको कम से कम ये आइडिया हो जाए कि इस पोलराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो देखो पोलराइजेशन का मतलब होता है हमारा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है, डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालते हो, पता है कि हमारे पास दो चार्ज है, तो चार्ज गुना जो हमारा डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच, मतलब दोनों चार्ज को जो डिस्टेंस सेपरेट कर रहा है उस डिस्टेंस को आप ले लोगे, तो वहां से आपको डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा वॉल्यूम दिया होगा उसके क्रॉस आप वहां से क्या निकाल सकते हैं, पोलराइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर पता चल गया। अब देखो आंसर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप लोग खुद बता सकते हो कि सर इसका जो आंसर होगा हमारा डेसिपेशन फैक्टर होगा, ठीक है। लॉस टेंजेंट इज आल्सो रेफर एज डेसिपेशन फैक्टर, बिकॉज डेसिपेशन फैक्टर का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी का डेसिपेशन हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, किसके फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, किसका, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का, जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है या मटेरियल है उसकी एनर्जी हमारी क्या हो रही है, डेसिपेट हो रही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप सबको। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जब आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन द पोलराइजेशन ऑफ रिसीविंग एंटीना इज नोन, ठीक है। अगर हमारे पास जो पोलराइजेशन है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि रिसीविंग इन एंटीना का पोलराइजेशन अननोन है, मतलब अगर हम किसी एंटीना से, ठीक है, एंटीना में दो चीजें होती है, आप सबको पता होगा, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो सेंडर से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, एंड जो रिसीवर होता है वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो ये चीज आप सबको पता होगी सेंडर रिसीवर क्या होता है। तो देखो एंटीना में यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, कि जो हमारा पोलराइजेशन है वह अननोन है, ठीक है। हमको पता नहीं है कि जो पोलराइजेशन है वो क्या है किसी भी एंटीना का, ठीक है। एंड टू इंश्योर दैट इट रिसीव एटलीस्ट हाफ द पावर, ठीक है,
receive half, at least half the power the transmitted wave should be, the transmitted wave should be। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, क्वेश्चंस को एक बार फिर से ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि जो हमारा पोलराइजेशन है किसी एंटीना का, ठीक है, एंटीना का जो पोलराइजेशन है रिसीविंग एंड पे, जहां से हम सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, जहां से मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, वहां पे जो पोलराइजेशन है वह अननोन है, हमको नहीं पता है कि पोलराइजेशन क्या है, ठीक है। कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमको पता नहीं है, ठीक है। कहां पे? तो एट रिसीविंग एंड, जहां पे सिग्नल को हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि इट रिसीव एटलीस्ट हाफ ऑफ द पावर, मतलब जो हमारा एंटीना है ना, ठीक है, एंटीना हमारा क्या कर रहा है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द पावर को रिसीव करता है, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है, मान लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा ट्रांसमिटेड वेव होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, क्या होगा, ठीक है। जो हमारा ट्रांसमिटेड वेव होगा उसका नेचर कैसा होगा? तो देखो आपने पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ा होगा तो वहां पे जो हमारे ट्रांसमिटेड वेव होते हैं उसके जो नेचर होते हैं, ठीक है, तो वह जो नेचर होते हैं एंड उस नेचर को जब हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, जब उसके नेचर को हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे हम लोग पोलराइज्ड फॉर्म में देखते हैं, वहां पे हम लोग उसके नेचर को पोलराइज्ड फॉर्म में देखते हैं। तो सर वो पोलराइज्ड फॉर्म क्या होता है? तो देखो बच्चे, बेसिकली यहाँ पे हम तीन तरीके के पोलराइज्ड फॉर्म को देखते हैं जो कि हमारा एंटीना होता है। उसमें सबसे पहला होता है लिनियरली पोलराइज्ड, लिनियरली पोलराइज्ड होता है। तो लिनियरली पोलराइज्ड की जो कंडीशन होगी वह अलग होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड एंड सर्कुलर पोलराइज्ड, ठीक है। तो देखो लिनियर पोलराइज्ड जब होगा तो वहां पे मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगी, किसकी? एट सेंडिंग एंड की एंड रिसीविंग एंड की, एंड दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है। एंड उसके साथ साथ जो हमारा फेज डिफरेंस होगा दोनों के, हमारा सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पे जो भी हमारा इक्वेशन है वेव का, किसका? वेव का। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पे जो भी वेव का इक्वेशन है तो दोनों का फेज डिफरेंस भी हमारा क्या होगा? सेम होगा। एंड उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लिनियरली पोलराइज्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम मान लेते कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे इक्वेशन है x को हमने माना है कि जो हमारा सेंडिंग एंड का इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सेंडिंग एंड का क्या है? इक्वेशन है। एंड ये जो x है हमारा क्या है? तो x बराबर लिखते हैं यहाँ पे ई साइन फाई, ठीक है। हमने लिख दिया कि ई एक्स बराबर ई साइन फाई, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया कि ई वाई जो है हमारा रिसीविंग एंड का है, रिसीविंग एंड का है। एंड इसको हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे E2, ठीक है, तो यहाँ पे E1 लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं E2 एंड यहाँ पे लिख देते हैं साइन फाई। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक इक्वेशन हमारा सेंडिंग एंड का है जहां से हम सिग्नल को भेज रहे हैं थ्रू द एंटीना, एंड एक जो इक्वेशन है हमारा वह रिसीविंग एंड का है जहां से हम सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये सिग्नल आपका ई के फॉर्म में हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड बी के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ से जो कंडीशन आता है कि अगर इफ EX, ठीक है, तो यहां से कंडीशन यहां से आएगा कि अगर हमारा जो E1 है, ठीक है, E1 इज इक्वल टू E2 एंड जैसे यहाँ पे phi1 मान लिया, यहाँ पे phi2 एंड phi1 इज इक्वल टू phi2, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये जो हमारा कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? तो लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा? तो लीनियर बनेगा। एंड इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो पोलराइजेशन हो रहा है वह हमारा लीनियर फॉर्म में हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वह आपस में बराबर है, एंड दोनों सिग्नल का जो फेज डिफरेंस है वो भी आपस में बराबर है। एंड जब ये दोनों चीजें बराबर है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लीनियरली पोलराइज्ड है। कैसा सिग्नल है ये? तो लीनियर पोलराइज्ड है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है कि आप किस तरीके से समझोगे, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है? इलेक्ट्रिकल पोलराइज। तो इलेक्ट्रिकल पोलराइज में हमारा यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज जब आप इलिप्स को ड्रॉ करोगे तो वहां पे आप देखोगे कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है दोनों सिग्नल के बीच, ठीक है।
एंड जो हमारा थर्ड कंडीशन आता है वो हमारा सर्कुलर पोलराइज्ड। थर्ड कंडीशन हमारा क्या आता है, तो सर्कुलर पोलराइज्ड आता है, ठीक है। तो सर सर्कुलर पोलराइज्ड क्या होता है, देखो बच्चे सर्कुलर पोलराइज्ड की जब कंडीशन होगी तो वहां पे हमारा मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, बट जो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों सिग्नल का, वह 90 डिग्री से शिफ्ट कर जाएगा। 90 डिग्री से क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, सर्कुलर पोलराइज्ड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको आप लिख लीजिए। द पोलराइजेशन of the transmitting and receiving antenna has to be same. This is the condition for maximum power transfer to occur, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम पावर हमारा ट्रांसफर एंटीना के थ्रू कब होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमारा एंटीना के थ्रू होगा जब हमारे पास जो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग एंड का जो वेव है, ठीक है, तो दोनों का जो हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो भी हमारा पावर होगा ना वो हमारा मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंड आपने जैसे नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन क्या होता है, जब हमारा लोड का रेजिस्टेंस सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो वही चीज हमारा एंटीना के केस में भी होता है, जब ट्रांसमिटिंग जो हमारा वेव है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड एंड रिसीविंग वेव की मैग्नीट्यूड अगर दोनों बराबर होगी आपस में, तो उस टाइम पे हमारा पावर जो होगा मैक्सिमम हमारा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। एंड ये जो कंडीशन आएगा, ठीक है, एंड दिस इज, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, दिस इज possible only when the polarization is circular। क्या होगा, जब हमारा पोलराइजेशन सर्कुलर होगा उसी टाइम पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम जो हमारा पावर है वो क्या होगा, हमारा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हमारा पोलराइजेशन यहाँ पे कैसा होना चाहिए, तो सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा यहाँ पे सर्कुलर पोलराइजेशन क्यों होगा। तो सर्कुलर पोलराइजेशन इसीलिए होगा बिकॉज हमको यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कराना है, एंड ड्यू टू दिस हमारा जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ट्रांसमिटिंग वेव का एंड जो रिसीविंग वेव का, वो मैग्नीट्यूड हमारा आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो सही आंसर हमारा होगा क्या होगा, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे सर्कुलर पोलराइज्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, हमारा सर्कुलर पोलराइज्ड होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। एंड मैंने अभी भी बताया कि जो सर्कुलर पोलराइज्ड होता है वहां पे मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी हमारी, बट जो हमारा फेज का डिफरेंस होता है 190 डिग्री का होता है, ठीक है। एंड जब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना होगा तो उस टाइम पे आपको मैग्नीट्यूड को बराबर रखना पड़ेगा, एंड ड्यू टू दिस हम ये कह सकते हैं कि वो जो मैग्नीट्यूड बराबर है हमारा बट फेज हमारा बराबर नहीं है, तो वह कंडीशन हमारा किस में आ रहा है, तो वह कंडीशन हमारा सर्कुलर पोलराइज्ड में आ रहा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। काजल, कुमारी, आर्यन,
कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्कुलर पोलराइज कैसे होगा, क्या आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी से यस कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग यस कीजिए, जो भी बच्चे लाइव हैं। ठीक है, तो ये हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द लॉ दैट द इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, द इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोज प्रोड्यूसिंग देम इज ड्यू टू द कॉज। ठीक है, मतलब वह कौन सा नियम है, वह कौन सा नियम है जिसकी वजह से हमारा इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट जो है वह ऑलवेज क्या हो रहा है, अपोज प्रोड्यूसिंग हो रहा है, देन ड्यू टू कॉज ऑफ। मतलब जो हमारा ईएमएफ है वह करंट को अपोज कर रहा है, वह किसकी वजह से कर रहा है, किस नियम के आधार पे कर रहा है? तो बच्चे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा फैराडे का लॉ होता है, तो क्या होता है सर फैराडे का लॉ? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। एंड इसको क्या बोलते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। तो सर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वह अपोजिट होगा किसके? इंड्यूस ईएमएफ के। ठीक है, कहने का मतलब जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वह अपोजिट डायरेक्शन होगी हमारे इंड्यूस ईएमएफ के, एंड जो रेट होगा फ्लक्स का वो भी हमारा क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें इसका स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूं कि इट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड of EMF induce in the coil is equal to rate of change of flux that linkage with the coil। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। जब भी फैराडे लॉ पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या कहोगे कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वह किसके बराबर है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है, जो कि हमारा क्या हो रहा है? कॉइल की वजह से हमारा लिंक हो रहा है। ठीक है, कॉइल की वजह से क्या हो रहा है? हमारा लिंक हो रहा है। एंड जो कॉइल है हमारा क्या है? तो कॉइल जो हमारा, जैसे मान लो कि अगर ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो वहां पे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो जो कॉइल होता है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे फ्लक्स लीकेज हो रही है। ठीक है, एंड यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि यहां पे जो निगेटिव साइन है, ठीक है, तो निगेटिव साइन जो हमारा बता रहा है, किसको बता रहा है? तो लेंज लॉ को बता रहा है। किसको बता रहा है? तो लेंज लॉ को बता रहा है। ठीक है, लेंज लॉ को बता रहा है। तो लेंज लॉ क्या कहता है? तो लेंज लॉ जो हमारा है वह बताता है कि हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स प्रोड्यूस opposes the rate of change of flux।
देखो यहाँ पे लेंज लॉ क्या कहता है कि जो भी चीजें होती है मतलब एवरीथिंग अपोजेस द कज ऑफ इट अपोजिशन, ठीक है, मतलब कज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। मान लो कि यहाँ पे फ्लक्स है, तो फ्लक्स जो है हमारा जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो फ्लक्स क्या कर रहा है, उसी को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा जो लेंज लॉ है, तो लेंज लॉ हमारा नेगेटिव साइन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको कौन बता रहा है, लेंज लॉ बता रहा है। एंड लेंज लॉ ये कह रहा है कि एवरीथिंग अपोजेस द इट्स कज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एवरीथिंग अपोजेस द इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हर चीज अपने होने का जो कारण है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो बच्चे देखो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो फ्लक्स का जो प्रोडक्शन है वह किसको अपोज करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा, एंड उसकी वजह से यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, तो लेंज लॉ आएगा, ठीक है, लेंज लॉ आएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है कि अपोजिशन की बात हो रही है, एंड अपोजिशन का मतलब यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ गया, एंड नेगेटिव साइन हमारा किसको बताता है, तो नेगेटिव साइन हमारा लेंज लॉ को बताता है, ठीक है, लेंज लॉ को बताता है। तो देखो ये जो टोटल इक्वेशन है हमारा क्या है, फैराडे लॉ है, बट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये हमारा क्या है, लेंज लॉ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, अगर टोटल हम इक्वेशन की बात करें, अगर हम E बराबर माइनस d∅dt की बात करें तो ये हमारा फैराडे लॉज है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन की बात करें, सिर्फ अपोजिशन की बात करें, तो ये हमारा लेंज लॉ है, ठीक है। राजेश कुमार, आप लोग इस लिंक को और बच्चों में शेयर कीजिए ताकि वो जल्दी से जुड़ पाए, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ चीजें समझ में आ रही है, तो जल्दी से आप लोग यस कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे लाइव हैं, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं इस सेशन को, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में यस कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर F जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर F है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर F क्या कह रहा है, तो जो क्वेश्चन नंबर F है हमारा, द लॉसलेस, देखो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है अच्छे से, ठीक है। जो भी टर्म्स लिखी हुई है ना, तो उसका मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि लॉसलेस, सर लॉसलेस क्या होता है, देखो लॉसलेस का मतलब होता है जिसमें कोई लॉस नहीं हो, एंड जिसमें कोई लॉस नहीं होगा मतलब वहां पे क्या होगा, उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई कंडक्टेंस नहीं होगी। तो जो भी हमारा लॉसलेस लाइन होती है वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, उसकी रेजिस्टेंस जीरो, उसकी कंडक्टेंस जीरो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये लॉसलेस लाइन हैविंग 50 ओम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, ठीक है। एक हमारे पास लॉसलेस लाइन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हमारा गिवन है कितना, 50 ओम, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, आप लोगों ने ईएमएफटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होती है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का जो बेसिकली हम लोग फार्मूला देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग जेडसी से डिनोट करते हैं, कई जगह पे इसको जेड नॉट से डिनोट किया जाता है, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रूट एल बाई सी, अंडर रूट एल बाई सी। तो देखो जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है बेसिकली, अगर हम उसको लॉसलेस लाइन के लिए डिफाइन करें तो वह हमारा अंडर रूट एल बाई सी होता है। बट अगर हमारा लॉसलेस लाइन नहीं है तो उसके केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आएगा हमारा, ठीक है, उसके केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आएगा तो वह हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको देख लो, जो हमारा अगर लॉसलेस लाइन नहीं है, नॉट लॉसलेस, अगर लाइन हमारा लॉसलेस नहीं है तो उसके केस में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होगा वो क्या होगा सर, तो सर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होगा R प्लस जे ओमेगा एल, एंड ये क्या आ जाएगा नीचे G प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होगा किसके केस में, तो जब लाइन हमारा लॉसलेस नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब लाइन में लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके केस में हमारा ये आ जाएगा, एंड फॉर लॉसलेस लाइन तो लॉसलेस लाइन के केस में क्या करोगे आप, R बराबर G बराबर क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। तो यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा L बाई सी, ठीक है, L बाई सी ओम।
ठीक है, LYC क्या आ जाएगा हमारा, LYC ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है हमारा, फिर से एक बार इसको रीड करते हैं कि ये लॉसलेस लाइन हैविंग 50 ओम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एंड लेंथ, जो हमारा लेंथ गिवन है इसका लाइन का, वह लेंथ क्या है, तो वह लेंथ हमारा वेवलेंथ बाई 4 है। ठीक है, वह हमारा क्या है, वेवलेंथ बाई 4 है। एंड इज शॉर्ट सर्किटेड एट वन एंड connected to an ideal voltage source of 1 volt at the other end। एंड क्या पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, कितना करंट हमारा क्या होगा, ड्रॉन होगा, कितना करंट हमारा उस वोल्टेज सोर्स से जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 1 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। आप लोग इस सवाल को खुद से ट्राई करो, जो भी बच्चे ऑनलाइन है, लाइव हैं। ठीक है, आप लोग पेन पेपर निकालिए एंड इस क्वेश्चंस को आप लोग पहले ट्राई कीजिए जल्दी से, एंड बताइए कितना आंसर होगा, बताइए एक बार जल्दी से। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो जल्दी से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, एंड आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जो भी आपका आंसर आ रहा है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द लॉसलेस लाइन हैविंग 50 ओम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एंड लेंथ हमारा दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, एंड यहाँ से हमारा करंट पूछ रहा है कितना होगा। तो चलो यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है क्या है, 50 ओम है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कितना है, 50 ओम है। एंड उसके बाद लेंथ दे रखा है, तो लेंथ की वैल्यू क्या है हमारा, वेवलेंथ लेमडा डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, लेमडा डिवाइडेड बाई 4 मतलब ये क्वार्टर वेव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्वार्टर वेव की बात हो रही है। नीतीश कुमार 00, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, और एक बच्चे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई करके आंसर बताइए कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। बाकी बच्चे जो लाइव है जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया इस क्वेश्चंस को, एक बार इसके सॉल्यूशंस को देखिए जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो लेंथ हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो लेंथ हमारा लेमडा बाई 4 होगा, बिकॉज यहाँ पे जो बात की गई है किसकी बात की गई है, लेमडा बाई 4 मतलब क्वार्टर वेव की बात की गई है, क्वार्टर वेव की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा लेमडा बाई 4 आ गया। एंड शॉर्ट सर्किटेड एट वन एंड कनेक्टेड टू आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, हमारे पास वोल्टेज सोर्स भी है 1 वोल्ट का। ठीक है, अदर एंड, एंड यहाँ से करंट की वैल्यू हमको निकालनी है। क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चे आपको पता है, आपको यहां से पता है एक फार्मूला, यहां से आपको एक पता है फार्मूला कि जो हमारा इनपुट इंपीडेंस होता है वह किसके बराबर होता है सर, तो सर इनपुट इंपीडेंस हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लोड इंपीडेंस के बराबर होता है। आपको अगर ये फार्मूला पता है तो आप इस सवाल को आराम से कर लोगे। एंड देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है वह क्या होता है, अंडर रूट इनपुट इंपीडेंस एंड गुना यहाँ पे लोड इंपीडेंस। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, अगर आपको वहां पे वैल्यू दे देगा। ठीक है, किसकी वैल्यू दे देगा, आपको इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू दे देगा एंड आपको लोड इंपीडेंस की वैल्यू दे देगा। ठीक है, एंड कई बार इसी फार्मूला को मॉडिफाई कर दिया जाता है, कई बार इसी फार्मूला को मॉडिफाई करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इनपुट इंपीडेंस को एंड आउटपुट इंपीडेंस को कई बार हम लोग ZOC एंड ZSC लिखते हैं। ZOC मतलब ओपन सर्किट इंपीडेंस, ZSC मतलब शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ गया। कई बार हो सकता है कि परीक्षा में आपको ओपन सर्किट इंपीडेंस दे दे एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस दे दे एंड वहां से पूछे कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां से हम इस फार्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास इनपुट इंपीडेंस बराबर क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लोड इंपीडेंस। ठीक है, लोड इंपीडेंस। ठीक है, अब देखो यहां से हमको इनपुट इंपीडेंस सवाल में दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 50 ओम। कितना दिया हुआ है सर, 50 ओम हमारा दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखो यहां से जब आप इनपुट इंपीडेंस निकालोगे तो हमारा ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, ठीक है। तो देखो यहां से जब आप इनपुट इंपीडेंस निकालेंगे, ठीक है, ये यहां से जब आप इनपुट इंपीडेंस निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू हमारी दी हुई है एक सवाल में, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 50 ओम, 50 ओम एंड डिवाइडेड बाई, अब लोड इंपीडेंस हम क्या लिखेंगे, तो देखो क्वेश्चन में हमारा शॉर्ट सर्किट का बात किया गया है, क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट का बात किया गया है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है बच्चों, तो शॉर्ट सर्किट अगर हमारा लोड एंड पे हो रहा है तो ये होगा हमारा करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो उसके क्रॉस जो इंपीडेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सर उसके क्रॉस जो इंपीडेंस हमारा लगा हुआ है लोड में उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एंड आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, किसी भी टर्म्स को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो सर हमको मिल जाएगा इन्फिनिटी, बिकॉज 1/0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट। इसको क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां से हमको पता चल गया इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू, हमको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालना है। एंड करंट की वैल्यू के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स पता होनी चाहिए, वोल्टेज सोर्स पता होनी चाहिए एंड इनपुट इंपीडेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चे वोल्टेज सोर्स क्या दिया हुआ है हमारे सवाल में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है एंड जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट है, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है एंड जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1 वोल्ट पुट करोगे एंड इनपुट इंपीडेंस कितना आया, तो सर हमारा इनफाइनाइट आया एंड 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है सर, तो 0 हो जाती है, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वह 0 आएगा। अब देखो बच्चे इसको प्रैक्टिकली सोचो, करंट की वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि हमारा जो साइड है लोड साइड पे, ठीक है, वो हमारा जो लोड साइड पे है वहां पे तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। कहने का मतलब अगर मान लो कि हम बनाते इस तरीके से ग्राफ को तो लोड साइड पे तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बट जो सप्लाई एंड है हमारा वहां पे क्या है, तो वहां पे हमारा ओपन सर्किट है। सप्लाई एंड पे क्या है, ओपन सर्किट है, बिकॉज यहाँ पे हम इनपुट इंपीडेंस दे रहे हैं। मतलब इनपुट इंपीडेंस का मतलब हम इनपुट साइड पे जो टोटल इंपीडेंस निकाल रहे हैं वो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। एंड जो वोल्टेज सोर्स है वो भी आपका क्या है, इनपुट साइड पे लगा हुआ है। तो 1 वोल्ट का अगर सोर्स लगा हुआ है एंड हमारा जो इनपुट इंपीडेंस है अगर वह इनफाइनाइट हो गया तो कहने का मतलब जो हमारा इनपुट एंड पे जो हमारा सर्किट होगा वह एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। मतलब सारा का सारा करंट कहाँ चला गया, तो सारा का सारा करंट हमारा लोड एंड पे चला गया। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप शॉर्ट सर्किट करोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके घर में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, मान लो कि आपके घर में कोई इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो देखना कि उसकी वजह से आपके घर की सारी लाइट क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब सारा का जो सारा करंट है ना वह शॉर्ट सर्किट के थ्रू वह पास कर जाता है, ठीक है। एंड फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्यूज को सही करना पड़ेगा, फ्यूज को फिर आप क्या करोगे, सही करोगे, तब जाके फिर हमारा प्रॉपर सप्लाई आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो होता है ना, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो सारा का सारा करंट हमारा उस मीडियम से पास कर जाएगा जहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। समझ में आ गया आप लोग को? जो भी बच्चे ऑनलाइन है कृपया से जल्दी से यस लिखें कमेंट सेक्शन में। नीतीश कुमार, राजेश कुमार, नीतीश कुमार, क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो यहां पे आप इसको 0 टिक कर दीजिए, जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा सर, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से कितना सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट will opposes the change in circuit current, ठीक है। अब बताओ जी, सबसे आसान सवाल है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? जल्दी से जो लोग ऑनलाइन है जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो भी बच्चे लाइव सेशन को देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजकुमार, क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। नीतीश, राजकुमार, इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए।
Which of the following circuit element will opposes the change in circuit current? सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। बेसिकली ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन कह सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसे बताइए क्या आंसर होगा। Which of the following circuit element will opposes the change in circuit current? मतलब वो कौन सा सर्किट एलिमेंट है जो कि क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको, चेंज इन सर्किट करंट, मतलब जो सर्किट में करंट फ्लो करता है उसको अपोज कर रहा है एंड उसके चेंज को अपोज कर रहा है। यहाँ पे देखो वर्ड्स को आपको ध्यान देना है, ये जो वर्ड्स है ना हमारा कीवर्ड्स है, चेंज इन सर्किट करंट, चेंज इन सर्किट करंट। सिर्फ अगर करंट होता तो क्या होता बताओ, अगर यहाँ पे सिर्फ करंट होता है हमारा, अपोजिट द करंट होता, चेंज इन करंट नहीं होता तो क्या आंसर होता हमारा, रेजिस्टेंस हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे चेंज इन सर्किट करंट नहीं होता, इसकी जगह पे सीधा करंट होता। अगर यहाँ पे हम इस चेंज वर्ड को हटा दें, अगर हम इस यहाँ पे चेंज वर्ड को हटा दें तो हमारा आंसर क्या होता, रेजिस्टेंस होता। बिकॉज आपको पता है कि एक रेजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। बट यहाँ पे सवाल में क्या दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है, किसमें, करंट में। तो करंट का चेंज मतलब di बाई dt, करंट का चेंज मतलब क्या हो गया, di बाई dt, ठीक है। करंट का चेंज मतलब di बाई dt, तो करंट का चेंज di बाई dt का मतलब क्या हो गया, अगर आप वोल्टेज निकालोगे किसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। v इक्वल टू एल di बाई dt, क्या मिलता है, v इक्वल टू एल di बाई dt। 2022 का देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट होगा टोटल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका सब्जेक्टिव का होगा, बाकी के क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। हाँ 22 का क्वेश्चंस आपका करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9031 हाँ यहाँ पे करवाया जाएगा आपका 2022 का जो क्वेश्चन है वो करवाया जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड अभी आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। बट बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपके एप्लीकेशंस पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशंस पे जाकर के उन क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। तो देखो वोल्टेज बराबर एल डी आई बाई डी टी हमारा आ गया, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात हो रही है एंड सवाल में भी हमारा चेंज की बात की जा रही है, किसकी, करंट की, ठीक है। तो यहां से आपको पता है कि जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा इंडक्टेंस। क्या होगा सर, हमारा इंडक्टेंस होगा। बिकॉज इंडक्टेंस के केस में क्या करते हैं, इंडक्टेंस के केस में जो हमारा होता है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। एक इंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सर किसको पास करेगा, इंडक्टर। तो बच्चे इंडक्टर जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को पास कर देगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को क्या करेगा, वह अपोज करने का काम करेगा। अगर सवाल में चेंज नहीं होता, सिंपल हमारा करंट होता तो ऑप्शन रेजिस्टेंस हो जाता, ठीक है। अब देखो इस बार आपके सवाल में ऐसा दे सकता है, चेंज इन करंट की जगह पे चेंज इन वोल्टेज दे देता तो क्या होता। अगर चेंज इन वोल्टेज दे देता तो क्या होता, तो I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। तो इसमें हमारा क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज एंड यहाँ पे क्या है हमारा, चेंज इन करंट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। अगर आप चेंज इन वोल्टेज पूछते परीक्षा में, हो सकता है इस बार चेंज इन वोल्टेज पूछते तो आप क्या टिक करोगे, तो अच्छा चेंज इन वोल्टेज है, मतलब जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। बिकॉज एक कैपेसिटर जो होता है वह अपोज करता है चेंज ऑफ वोल्टेज को, ठीक है। एक कैपेसिटर अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पैरामीटर कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर द स्मिथ चार्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा पैरामीटर है जो कि हम स्मिथ चार्ट से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वह कौन सा पैरामीटर है जिसको हम लोग स्मिथ चार्ट से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर स्मिथ चार्ट होता क्या है, तो देखो बच्चे यहाँ पे जो स्मिथ चार्ट होता है,
स्मिथ चार्ट जो होता है हमारा, ठीक है, तो यहां पे लिखो फ्रॉम स्मिथ चार्ट ठीक है, फ्रॉम स्मिथ चार्ट द पैरामीटर impedance admittance reflection coefficient ठीक है, एंड VSWR क्या होता है बच्चे? तो VSWR का मतलब सर होता है वोल्टेज सेंडिंग, ठीक है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है। VSWR का मतलब होता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ठीक है। कैन बी कंप्यूटेड डायरेक्टली। देखो स्मिथ चार्ट जो होता है एक तरह का हमारा ग्राफिकल व्यू होता है, ग्राफिकल चार्ट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। एंड वह जो पैरामीटर होता है हमारा इम्पीडेंस हो सकता है, वह एडमिटेंस हो सकता है, वह रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, एंड वह हमारा VSWR होता है, जिसको हम लोग वोल्टेज सेंड वेव रेशियो बोलते हैं, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो बोलते हैं। एंड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मतलब क्या होता है? चलो यहां से एक चीज को लिख लो आप कि जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, देखो यहां से जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो सर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। एंड गामा की वैल्यू होता है क्या? ZL माइनस ZC बाई ZL प्लस ZC, ठीक है, यह हमारा होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। एंड इसको आप अगर लिखोगे परमिटिविटी के टर्म्स में तो आप एप्सिलॉन R अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन R1 जो है, एप्सिलॉन R2 है, वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। तो आपको कई बार रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर पूछ देगा तो यहाँ पे इंपीडेंस के टर्म्स में पूछ देगा, मतलब ZL क्या है हमारा? लोड इंपीडेंस है। ZC क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है। सिमिलरली जो एप्सिलॉन R है हमारा क्या है? एप्सिलॉन R1 हमारा मटेरियल 1 का रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन R2 क्या है? मटेरियल 2 का रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इंट्रांसिक इंपीडेंस हमारा ZL माइनस ZC बाई हमारा क्या होता है? ZL प्लस ZC होता है कि क्या हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। एंड देखो VSWR जो होता है हमारा वोल्टेज सेंडिंग इन वेव रेशियो, क्या होता है? ई मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय मिनिमम वोल्टेज, क्या होता है? मैक्सिमम बाय मिनिमम वोल्टेज। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब जब भी स्मिथ चार्ट की बात होगी तो स्मिथ चार्ट में हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम लोग इंपीडेंस निकालते हैं, हम लोग एडमिटेंस निकालते हैं, हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालते हैं, हम लोग वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालते हैं। तो ये चार चीजें जो होती है ना वो जनरली निकाली जाती है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ऑप्शन में हमारा क्या क्या गिवन है। तो पहला ऑप्शन है इंपीडेंस, ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा इंपीडेंस। दूसरा ऑप्शन है एडमिटेंस, एंड पूछा क्या गया है? कैन नॉट, मतलब वह कौन सा पैरामीटर है जिसको हम लोग स्मिथ चार्ट से नहीं निकाल सकते हैं। तो इंपीडेंस निकलता है, एडमिटेंस भी निकलता है, हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड VSWR भी निकलता है। तो जो सही आंसर होगा क्या होगा? इंट्रांसिक इंपीडेंस होगा, इंट्रांसिक इंपीडेंस होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? इंट्रांसिक इंपीडेंस होगा। एंड इंट्रांसिक इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है? तो 120 पाई अंडर रूट
म्यू आर बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। क्या होती है सर? म्यू आर बाई एप्सिलॉन आर होती है, ठीक है। किसकी वैल्यू? इंट्रिंसिक इंपीडेंस की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड इसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा? तो सर ओम होता है। इसका यूनिट जो होता है वो भी ओम होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि स्मिथ चार्ट क्या होता है तो इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे स्मिथ चार्ट को हम बनाते हैं छोटा सा। एक सर्कुलर फॉर्म में होता है स्मिथ चार्ट, ठीक है। हमारा जो स्मिथ चार्ट होता है ना वो एक इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एक सर्कुलर फॉर्म में जो दिख रहा है ना वही हमारा स्मिथ चार्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बने होते हैं इस तरीके से लाइन बने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइन बने होते हैं, इस तरीके से हमारे बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे हम इसको क्या कर दिए? इम्पीडेंस कर दिए, ठीक है। ये पार्ट है इसको हम लोग क्या कर दिए? एडमिटेंस कर दिए। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है? एक सर्कुलर फॉर्म में बना होता है एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मिथ चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बस आप माइंड में रखना। एंड क्या क्या वैल्यू हम लोग कंप्यूट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मिथ चार्ट, वो चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस वी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस वी। तो देखो ई क्या होता है हमारा? ई हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। एंड बी क्या होता है सर? तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, बी क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो कहने का मतलब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वहां पे जो ई क्रॉस बी होता है तो ई क्रॉस बी जो होगा हमारा क्या होगा? अगर आप इसको देखोगे तो जो हमारा ई होगा वह परपेंडिकुलर होगा किसके? बी के। किसके होगा? बी के। तो यहाँ पे जो ई क्रॉस बी होगा वह क्या देगा हमारा? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मतलब है क्योंकि यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वह आएगा हमारा वेव प्रोपगेशन। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एंड जब आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप देखोगे कि वहां पे जो एंगल हमारा बन रहा है ई एंड बी के बीच, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बीच, वो हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। एंड इसकी वजह से जो हमारा ये इंडिकेशन होता है वह शो करता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन को, मतलब कौन सा वेव हमारा प्रोपगेट हो रहा है, ठीक है, उसको शो करता है ई क्रॉस एच। तो ये आप ध्यान रखना। एंड जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, एंड जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या ये सेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो भी बच्चे हैं जल्दी से यहाँ पे लाइक करें एंड अपने डाउट्स को, अगर कोई डाउट्स आती है तो आप अपने डाउट्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी चीज दिक्कत हो आपको समझने में तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है। जो भी बच्चे लाइव हैं, राजकुमार, नीतीश, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सेशन को, वो अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। इसका जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स में, आपके क्लासमेट्स हैं उनमें आप ये शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी क्लास को यहाँ पे देख पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? तो द एटेन्यूएशन कांस्टेंट हमारा गिवन है, ठीक है। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट मतलब क्या होता है सर? अल्फा। एटेन्यूएशन कांस्टेंट मतलब क्या होता है सर? अल्फा, ठीक है। एंड अल्फा की यूनिट क्या होती है? नेपर पर यूनिट मीटर, नेपर पर यूनिट मीटर, ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू गिवन है कितना? 0.25, ठीक है। एंड स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ क्या होता है सर?
स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ हमारा जो होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो स्किन डेप्थ होता है हमारा वह किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 1 बाई अल्फा के, मतलब 1 बाई एटेन्यूएशन कांस्टेंट के, एटेन्यूएशन कांस्टेंट के, ठीक है, 1 बाई एटेन्यूएशन कांस्टेंट के। तो देखो 1 बाई एटेन्यूएशन कांस्टेंट मतलब हमको ये निकालना है स्किन डेप्थ 1 बाई अल्फा, एंड अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 बाई 25, एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या आएगा हमारा सर, तो सही आंसर हमारा 4 आएगा। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि जो हमारा स्किन डेप्थ होता है एंड जो हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है उसके बीच हमारा क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। एंड मैंने जो 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाया हुआ है तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अल्फा होती है एंड जो हमारा स्किन डेप्थ होता है, ठीक है, एंड जो बीटा की वैल्यू होती है वह हमारा कंडक्टर के लिए क्या होती है एंड वह हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या होता है। तो उन चीजों को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, उन चीजों को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका 2022 का, ठीक है, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्मेट में था, तो उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे किसी क्वेश्चन में तो आप लोग अपने डाउट्स को जल्दी से कमेंट्स में भेजिए, ठीक है, अपने कमेंट्स में सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को शेयर कीजिए, या फिर हम फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इसके बाद वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो 4 का पार्ट ए पार्ट बी दोनों क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एंड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो सारे क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन पे, तो आप एप्लीकेशंस पे जा करके अगर किसी बच्चे ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग प्ले स्टोर से फॉर्मूलेटर का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए एंड वहां पे कंटेंट्स आपका अवेलेबल है, ठीक है, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है एंड वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं